नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी की कार्यवाही अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचती दिख रही है। बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जमानत के लिए अर्जी लगाने को बीजेपी बघेल की घबराहट बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताकर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सूबे में उठे सियासी घमासान के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई सच के करीब है या फिर राजनीति का हिस्सा है। इस पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रभावशाली व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। अगर हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? ये कथन सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राज्य के हाई कोर्ट में जाने को कह दिया है। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में 18 जुलाई को ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। इसके पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा समेत आधा दर्जन आबकारी अधिकारी जेल में हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी के निशाने पर अब सीधे पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल की छटपटाहट पर बीजेपी अब तंज कस रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत ऐसे ही नहीं बना है। अगर भूपेश बघेल ने गड़बड़ी नहीं की है तो क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? ट्रोल भी हो रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र कर झूठे मामले में भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार करवाया है, इसलिए भूपेश बघेल का कोर्ट जाना स्वाभाविक है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एजेंसियां बिना साक्ष्य, बिना पूछताछ के किसी भी व्यक्ति को जेल भेज देती है। अभी अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज नहीं किया है। अदालत ने उन्हें एक मामले में फिर से लगाने को कहा है। उनके पुत्र के एक मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है। उनके पुत्र को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने को कहा है। बहरहाल कहा जा रहा है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के रडार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ही हैं। खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख बघेल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है, लेकिन फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत ने राहत से साफ इनकार कर दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना दिलचस्प होगा कि मामले में आगे और क्या क्या होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। भूपेश पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले रथ साहब, चूंकि आपने लगातार लंबे समय से देख रहे हैं शराब घोटाले पे एक के बाद एक अब किसका नंबर को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जब भूपेश बघेल वहां पहुंचे कि भाई पहले आप जो है हाई कोर्ट जाएं या फिर हर इतना बड़ा नेता, तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या ये घबराहट है या क्या है? देखिए, ये चूहा बिल्ली वाला खेल एक तरह से चल रहा है देश में। ईडी जिस तरह से कार्रवाई करती है राजनीतिक नेताओं के खिलाफ स्पेशली, उसकी अंतिम परिणति सजा तक पहुंचाने का प्रतिशत तो बहुत कम है। अभी तक के हमने देखा किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे और दिल्ली के बहुत सारे मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले के मामलों में, और उसके बाद वो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम तक ईडी पहुंचा नहीं पाई उन मामलों को। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या राजनीतिक ये तो इसके पीछे नजर आता है। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये इस बात को भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ऊपर विश्वसनीयता कम हो रही है। हाई कोर्ट प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है समय अवधि में, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जाने से ज्यादा रिलीफ मिलेगा या तात्कालिक रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो यही है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद वहां पर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर आप ऊपर के कोर्ट जाएंगे। इसलिए इस मामले को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समझाइश दी है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए
उसके बाद फिर हम उस मामले को, जब भी आप आएंगे तब दोबारा से विचार करेंगे उस पर। अभी हम उस पर विचार नहीं कर रहे। इस तरह से उन्होंने उस मामले को समाधान किया है एक तरह से उनका। लेकिन यह है कि डर तो उनका दिखाई दे रहा है इस मामले में, क्योंकि बेटे को गिरफ्तारी जन्मदिन के दिन होना और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, हालांकि अभी कोई तत्काल चुनाव नहीं है, किसी तरह से चुनावी फायदा मिल सके ऐसी स्थिति नहीं है, दूसरी तरफ से यह भी कहा जा सकता है। तो इसको प्रक्रियागत वो भी कहा जा, कार्यवाही भी कही जा सकती है। लेकिन कुल मिला के इस मामलों में प्रदेश के आबकारी मंत्री लंबे समय से जेल में हैं। बहुत सारे बड़े अधिकारी जिनको आबकारी नीति और चलाने का प्रदेश में सौंपा गया था काम, वो सब भी जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं ये तलवार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री तक के जा रही है। बिल्कुल रथ साहब, आपने बहुत सारी बातें की हैं। इस तरह से घबराना भी स्वाभाविक हो सकता है। जी जी। चौहान साहब, एक सवाल, चूंकि नितिन साहब आपसे पूछते हैं हम, एक छोटा सा ये सवाल है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई पे चूंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है और उनको लग रहा है पहले से कि किस तरह की स्थिति हो सकती है, आपको लगता नहीं है कि ये एक कांग्रेस एक अपने हिसाब से तो बचाव की मुद्रा में तो है ही, लेकिन लगातार जितना समय ले रहे हैं उतना समय लेने से, ज्यादा से ज्यादा समय लेने से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ खिचड़ी पक रही है? मतलब ईडी ज्यादा समय ले रही है, आपका कहना ये है? जी अमित जी, सबसे पहली बात यह है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो आज से नहीं 2022 से चल रही है। जी, बहुत लंबा समय ले रही है। 3,200 करोड़ रुपए का मामला है, तो ये अभी से आज से नहीं चल रही है। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई ऐसे नहीं है कि 112 नंबर डायल किया और आ जाएगी। उन्होंने पहली गिरफ्तारी के पहले भी बहुत सारे साक्ष्य बटोरे, बहुत सारे तथ्य लाए, बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों के बयान लिए, उसके बाद जाके उन्होंने पहली गिरफ्तारी की। अब इतनी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अमित जी, और ईडी का काम क्या था कि वो गिरफ्तारी करके, कार्यपालिका का काम ये है कि वो गिरफ्तारी करके न्यायपालिका को सौंप दे, तो उन्होंने कोर्ट में सौंप दी। अब कोर्ट जो है, अब कोर्ट या तो हमारे जो साथी प्रवक्ता है ये बोले या उनके कांग्रेस के नेता बोले कि कोर्ट में हमारे को बिलीव नहीं है, तो मैं ये मतलब ये बोल भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोर्ट, न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष, हमारे को पूरा हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से चलने वाली है। वो ना किसी या कार्यपालिका भी आप बोले तो वो भी एक स्वतंत्र इकाई है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र इकाई है, विधायिका स्वतंत्र इकाई है। आप सब चीजों को, ये दोनों की प्रक्रिया का जो तो वो है वो आप विधायिका के ऊपर लगा रहे हैं, राजनीति चमकाने के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी इससे राजनीति भी डाउन हो रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि उसमें कारोबारी भी है, उसमें अधिकारी भी है, उसमें राजनेता भी है। राजनेता की जो उसमें जो संलिप्तता है, जो अंदर हुए हैं, उनमें सिर्फ 19 से 20% अंदर हुए हैं। 80 से 80% जो है वो अधिकारी हैं और कारोबारी। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये है कि छत्तीसगढ़ का पैसा लूटा हुआ है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लोगों ने अपराध किया है। अब उसमें राजनेता हो, कारोबारी हो या अधिकारी हो, उन सबको अंदर जाना है। वैसे ही जो चैतन्य बघेल है वो कोई राजनेता तो है नहीं, वो कारोबारी है। वैसे ही उनकी जो संलिप्तता पाई गई है, वो पप्पू बंसल के बयान उसमें आए हैं, दूसरे भी बहुत सारी चीजें और भी तथ्य पाए गए हैं। सिर्फ पप्पू बंसल के बयान के हिसाब से उनको अंदर नहीं किया गया। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब कोर्ट में पेश कर दिया गया है, तो कोर्ट अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं है, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कोर्ट बाइज्जत उनको बरी कर सकती है, उनको राहत दे सकती है। बिल्कुल चौहान साहब, आपने बात रखी है, बिल्कुल सबको भरोसा है, कोर्ट में सबको भरोसा है। नितिन जी को भी भरोसा है, कांग्रेस को भी भरोसा, तभी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन नितिन जी ये बताएं कि आखिर एक के बाद एक साक्ष्य मिलते गए, जिस तरह से अधिकारी है, जैसे चौहान साहब ने भी बताया कि किस तरह से पहले अधिकारी, फिर उसमें जो पूर्व मंत्री और फिर उसके बाद जो चैतन्य बघेल, सबकी गिरफ्तारी के बाद जो है ऐसा डर क्यों लग रहा है कि अब इसके बाद जो है पूर्व सीएम का नंबर होगा?
कोई डर नहीं है, ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। जी जिस प्रकार इस प्रदेश में 2023 से, मुझे तो जानकारी है कि 23 के स्टार्टिंग से ही ईडी यहाँ पर काफी एक्टिव हो गई थी, 22 से 23 में तो चुनाव थे। जी जी मैं देख रहा हूँ ये घोटाले का आरोप 1800 करोड़ शराब घोटाला, फिर 2000 करोड़, अभी 3300 करोड़ तक पहुंच गया है और सिर्फ चार्जशीट खिला जा रहा है। अभी ये खुद कह रहे थे इतने आरोपी अभी गिरफ्तार हुए, उतने अभी और होने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बता दूं, शराब घोटाले के मामले में 29 अप्रैल 2025 में ये साफ कहा है कि ईडी जांच के नाम पर जो है वो चार्जशीट खेल रही है और जस्टिस ओका साहब का ये वो था। और जिस प्रकार की जांच ईडी की चल रही है, क्या अनंत तक चलेगी? इसकी कोई सीमा है कि नहीं है? जब इनको लगता है तब ये किसी व्यक्ति को पकड़ के, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए बयान के आधार पे किसी को भी आरोपी बना देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल भेज देते हैं, जबकि जमानत का अधिकार तो इस संविधान में सबको है और संवैधानिक रूप से ही हमने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है और वहां पे कोई याचिका खारिज नहीं हुई है, याचिका पे सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट जाने को कहा है। तो जिन याचिकाओं पर हाईकोर्ट जाने को कहा है उसमें हाईकोर्ट जाएंगे और बाकी 6 अगस्त का एक याचिका पे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का समय दिया है। ये कोई आतंकवादी या हत्या नहीं किया इनको कि जिनको 3-3 साल से, 2.5 साल से जेल में रखा गया है। कुछ लोगों की जमानतें 2.5 साल बाद हुई। जब इनको लगता है कि इसकी जमानत होनी है तब ये फिर से कोई नया प्रकरण, अब जैसे कि ईडी जांच कर रही है तो इन्होंने यहां पे एसीबी को एक्टिव कर दिया, सीबीआई को एक्टिव कर दिया। एक ही मामले में छत्तीसगढ़ में 3 एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो क्या तीनों एजेंसियों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है या सरकार को भरोसा नहीं है? एक एजेंसी से जांच करवा ले। दूसरी बात रही कि आरोप पत्र जो होता है, फाइनल चार्जशीट, ये कर क्या रहे? 3 साल सफिशिएंट नहीं है क्या? अभी भी न जाने कब तक करेंगे। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी कर चुका है कि ये अनंत तक चलेगी क्या ये जांच? और सक्सेस रेट देखिए आप, 0.5% ईडी का जितने मामले दर्ज होते हैं। और मजे की बात, हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, प्रफुल्ल भाई पटेल, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इनके ऊपर तो करोड़ों रुपयों के आरोप थे, ईडी में केस रजिस्टर थे। बीजेपी ज्वाइन की, केस खत्म हो गए और अभी तो मुझे पता चला कि प्रफुल्ल भाई पटेल और अजीत पवार की जो संपत्तियां अटैच हुई थी वो भी रिलीज कर दी। तो ईडी की कार्रवाई संदेहास्पद है। हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय का दरवाजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खटखटाया है और निश्चित तौर पर देखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जी माननीय न्यायालय से न्याय मिले। जी चौहान साहब, आपसे सवाल जरूर लेंगे। जो जवाब सवाल उठे हैं कि बीजेपी के लोग क्या उसमें जाते हैं, दूसरी पार्टियों में बीजेपी में आते हैं, लेकिन रथ साहब एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि देखिए, आपने कहा इलेक्शन अभी नहीं है, आपने कहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे बाय पार्टी सिस्टम में 2 ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। लगता है कि यदि कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि पूर्व सीएम ये एक बड़ा चेहरा है, यदि आप जाते हैं उस चेहरे को डेंट करना जरूरी लगता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा किसानों के लिए लगातार काम करने का एक छवि जो है भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाई थी। और अभी जिस तरह से ये ईडी के मामले और ईओडब्ल्यू के मामले चल रहे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी का अंदेशा है या जिस तरह से शराब घोटाले को उनके साथ जोड़ करके लगातार कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को एक तेज तर्रार नेता के बदले शराब घोटाले में मतलब लिप्त नेता के रूप में बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके कारण निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व को असर पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व में उनकी भूमिका पर असर पड़ेगा इससे। और ये डेंट अगर लगता है इस तरह से, तो उसका आगे चल के प्रदेश की राजनीति में फर्क पड़ेगा, लीडरशिप पे फर्क पड़ेगा। और निश्चित रूप से एक जो सिलसिला चल पड़ा है, किस तरह से जो नेतृत्वकारी भूमिका में जो नेता हैं उनको डैमेज करके उस प्रदेश में अपनी प्रतिस्पर्धी पार्टी को कमजोर किया जाए, ये इस रास्ते पर तो चलती हुई दिखाई दे रही है सरकार जो है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस का बाकी नेतृत्व किस तरह से उसके साथ खड़ा होता है और किस तरह से वो, क्योंकि अभी जो भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद प्रदेश प्रभारी के साथ बाकी सभी केंद्रीय नेता आकर के मिल के गए थे और कांग्रेस ने एक तरह से
एकजुटता दिखाई थी और कहा था कि हम सब इस समय में आपके साथ हैं करके, तो उससे कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस ज्यादा एकजुट होगी इस तरह से आक्रमण के चलते, और कांग्रेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए एकजुट होगी, या नेता को अलग थलग छोड़ दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी आगे आने जी वाले जी दिनों में। बिल्कुल जी एक और जवान साहब, आपने सुना नितिन जी ने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पे कोई कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन एक बात है लंबा वक्त होना, ये एक जरूर है कि कितना लंबा वक्त लगेगा, ये सवाल सब उठा रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसी उन्होंने जो प्रदेश की भी हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं, तो आपको लगता है? अमित जी कानूनी प्रक्रिया है, बिल्कुल समय लगेगा क्योंकि मामला बड़ा है। और ये जो घोटाला है शराब का, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है। उसमें प्रक्रिया में समय तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि 1965 के मामले जो हैं वो आज तक लंबित हैं, आज तक चल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? क्या झीरम घाटी का जो है वो उसकी जांच नहीं चल रही है आज तक? भूपेश सरकार भी आई है, दूसरी सरकारें भी थी, लेकिन उनकी जांच नहीं चल रही है। 1965 के मामले भी चल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मामला है। दूसरी बात ये है, सबसे मेन बात ये है अमित जी, इसमें ये देखने की बात है कि आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सभी चीजें हो रही है कि नहीं। आप जितने समझदार हैं हमारे साथी प्रवक्ता, मेरे ख्याल से उतने ही समझदार हमारे न्यायालय, माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं या दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोग भी समझदार हैं, उनको भी कानून का ज्ञान है। अगर आप बोल रहे हैं कि ईडी की इतनी लंबी प्रक्रिया है, इतने कन्विक्शन रेट 0.0% है, 0.05% है, तो मैं ये आपको नितिन जी, आपके प्रसिद्ध चैनल पे नितिन जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि नॉर्मल जो केसेस रहते हैं जो ईडी के तहत नहीं आते हैं, उनका कन्विक्शन रेट कितना है? मेरे को मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप उनका कितना है। चलिए नितिन जी, इसका जरूर जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल और है कि कन्विक्शन रेट के बारे में आप जरूर बताइए, लेकिन उसके साथ ये है कि इस पूरे मामले में ईडी ने एक हफ्ता दे दो, ये ईडी, आईटी और सीबीआई हमको, हम बताते हैं कैसे कार्रवाई होती है। ये सरकारें आपकी जाती है, इतना अहंकार मत रखिए। कन्विक्शन रेट कितना पहले ये बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। नहीं, ये जो आप लोग जिस अहंकार में हो ना, और जिस प्रकार जो लोग हैं, मैं बताता हूं, ये जब दूसरे दलों के लोग जब आपकी पार्टी में आते हैं और जिस ढंग से आप उस पे उनको अपने गोद में बैठाकर पद देते हैं, ये बातें छुपी नहीं है किसी से, कैसे केस खत्म हो जाते हैं। चलिए, आपने कन्विक्शन रेट पूछा है नितिन जी से, लेकिन एक सवाल और मैं पूछता हूं कि सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से अधिकारियों का होना, या उसमें जो भी जांच आए, या होलोग्राम की बात हो या बाकी चीजों भी सिस्टमेटिक तरीके से बात आई है, और यदि पप्पू बंसल जैसे व्यक्ति का नाम भी आया है, तो इन सब के सिस्टमेटिक तरीके से ही ईडी ने काम को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में इतनी आपत्ति क्यों है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं अमित जी। जी नितिन डिवाइसेस मिले हैं उनको। एक चौहान साहब, मैंने सवाल पूछा है, नितिन जी को जवाब देने दी। जी, अरे ये जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको अमित जी, राजधानी रायपुर में लालपुर में शराब दुकान में नकली शराब मिली, नकली होलोग्राम मिले, 2 महीने निकल गए, अभी तक इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है जो चरितार्थ हो रही है यहाँ पर। ये मेरे से सक्सेस रेट पूछ रहे हैं अन्य मामलों के, ये मेरे से पूछ रहे हैं, पर ईडी के सक्सेस रेट पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? और उस पर यह बताएं कि कोई व्यक्ति जिस केस में अधिकतम सजा धाराओं के तहत 6 साल हो, उसमें कोई व्यक्ति 3 साल से ज्यादा समय से जेल में हो, और उसके बाद सिर्फ चार्जशीट खेली जाती रही हो, तो फिर ये क्या समझा जाए? अमित जी, नहीं कहा जाएगा ना कि ये जानबूझकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जी अमित जी, जी बताएं, बोलिए चौहान साहब जी। अगर ये जांच चल रही है और जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है और उनको जमानत नहीं मिली है, तो ये जमानत कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, या कोई और देने वाला है, या ईडी देने वाली है? जमानत को कैसे रोकना है? मैंने क्या कहा
तो जहां न्यायालय में पे आप ईडी हाथ पर बैठे हैं। इन्वेस्टिगेशन करती है, जब लगता है चल कि ईडी से रही जमानत मिलने वाली है तो जो एसीबी आ जाती है, संवैधानिक और एसीबी से कानूनी लगता है मुद्दा जमानत है, मिलने वाली है मामला है, तो सीबीआई आ जाती है। राजनीतिक मुद्दा बना। मतलब एक केस में 3 इन्वेस्टिगेशन मुद्दे से नहीं एजेंसी। चलती है। ये किस तरीके का है? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग रही है। भाई साहब, मिलेगा जवाब आपको। चलिए हमको एक भरोसा सवाल है कोर्ट पे। मैं माननीय एक मिनट न्यायालय जवान साहब एक मिनट जीतेंगे वहीं से। रथ साहब आप लगातार आप सुन रहे हैं किस तरह से मामले के यही है कि भाई आरोप प्रत्यारोप और किसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई का होना, लेकिन इस पूरे को देखते हुए आपको लगता है कि अब खास तौर से यदि भूपेश बघेल अकेले की बात की जाए तो उनका अगला स्टेप, चूंकि ठीक है हाईकोर्ट में उनको आना है, इसके अलावा भी क्या कांग्रेस किस तरह से या सपोर्ट करती है और क्या कदम हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो कांग्रेस की अपनी रीति नीति के हिसाब से कांग्रेस के अलावा जैसे ये नहीं कांग्रेस रथ साहब लेकिन कांग्रेस को जो करना है वो कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की स्थिति चूंकि सुप्रीम कोर्ट से आ गई, चूंकि उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहां से अब हाई कोर्ट है, तो क्या आपको ऐसा कुछ लगता है इसमें? देखिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते हाई कोर्ट में भी वो सक्षम तरीके से अपना पक्ष तो रख सकते हैं जी। उस तरह से उनके पास किसी तरह से कोई लोगों की भी कमी नहीं है और न्यायिक तौर पे उनको जो सुझाव देने वालों की भी कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो पिछले जो डिसीजंस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिलेगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामले इस तरह के केसेस में रहे हैं, दिल्ली के मामले रहे हैं, जिस तरह के झारखंड के गिरफ्तारी के मामले रहे हैं, और इस मामले में अब तक के जो समय गुजर चुका है उसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगा जी। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो हर दृष्टि से देखा जा रहा है तो सीधे सीधे संलिप्तता की कोई चीजें नहीं है। देखिए, मुंबई बम कांड वाले मामले में जिस तरह से वो प्रत्यर्पण करके अमेरिका से लाया गया था और उसको क्या जेम्स हेडली, क्या नाम था, हेडली था शायद, उसके गवाही के आधार पर कुछ लोगों को आरोपित किया गया था और बाद में फिर उस पर केस आगे बढ़ नहीं पाया। तो उसी तरह से अगर केवल बयान के आधार पर किसी के उसके लिए कोई सबूत नहीं होंगे तो उसमें फिर मामले को एनआईए के लिए भी आगे, इसके लिए भी आगे ले जाना मुश्किल होगा ईडी के लिए। तो इसलिए इस मामले में भी वो देखना होगा कि, क्योंकि ये एक चीज तो तय है कि ये मामला जो है भूपेश की गिरफ्तारी के अंदेशे को लेकर के जो कहा जा रहा है वो भी इतना आसानी से अभी होने वाला है नहीं, और उसको लेकर के कानूनी दांवपेच तो हर स्तर पर आपने कहा कि इतना आसानी से नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है नेताओं को राजनीति करने दें, जिस तरह का होता है, बाकी जांच एजेंसी अपना काम करें, ये भी कहा है। लेकिन नितिन जी, आप लोग सिर्फ एक ही चीज फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ साजिश हो रही है, लेकिन उन दस्तावेजों को, उन चीजों को आप कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं जो बयानबाजी हो रही है, चाहे पप्पू बंसल की तरफ से हो या बाकी इसके पहले जो ईडी ने भी जो कई जो सबूत तक कि उन्होंने क्या दिए हैं वो भी सामने रखे थे। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता कि बयान कैसे करवाए जाते हैं जी जी, या कैसे लिखवाए जाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से साफ तौर पर इन बातों को ओपन नहीं करना चाहता। और आप देखिएगा कि जितने बयान हुए हैं, अब ये पहली बात तो ये केस जो है ये ट्रायल में कब आएगा इसी की सीमा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 साल से जांच चल रही है और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है ये जांच अनंत समय तक चलेगी। तो जांच कब कंप्लीट होगी, पहली बात तो यही समझ से परे है। और उसी समय जब ये केस की ट्रायल शुरू होगी तब इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 0.5% ये जो सक्सेस रेट है ना, ये जितने केस अभी इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, चाहे छत्तीसगढ़ हो या छत्तीसगढ़ के बाहर हो, ये मुझे लगता है 0.1% पे आ जाएगा। इतने बढ़िया केस रजिस्टर्ड किए, 4000 पन्नों की चार्जशीट, 18000 पन्नों की चार्जशीट, समरी 2 पेज की रहती है और बाकी नीचे सब फोटोकॉपी। बिल्कुल जी, सारे फोटोकॉपी, जिसमें उनको खुद को ये नहीं पता रहता है कि बस्ते में वो क्या बांध के लाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने है ये केस को ट्रायल में जल्दी लाए ना, हम तो तैयार हैं। बिल्कुल, यदि आपका जो कहना है केस जो है ट्रायल में जल्दी लेके आए और कोर्ट में जिस तरह से होगी उस तरह से जो भी रास्ता निकलता है वो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट जैसे ही आता है तो मामला जल्दी सॉल्व भी होगा। इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।